हेलो एवरीवन, कोडिश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे जो है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत अपनों ने आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ा था। उसमें कहा गया था इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। फिर आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ा था, फिर आर्टिकल 3 और फिर आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने कहा था कि अगले वाले लेक्चर में अपन नागरिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपना टॉपिक होने वाला है क्या? नागरिकता। आज अपना टॉपिक होने वाला नागरिकता। तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंतर्गत अपन समझेंगे कि नागरिकता होती क्या है। ठीक है, नागरिक क्या होते हैं? कानूनी आधार पर जो है व्यक्ति कितने प्रकार का हो सकता है? नागरिक हो सकता है, जो है विदेशी नागरिक हो सकता है, राज्य विहीन नागरिक हो सकता है, या हो सकता है शरणागति। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता के जो जो प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किए गए हैं। उसके बाद जो है अपन आर्टिकल जो है नागरिकता, जो उसके बाद जो नागरिकता के लिए जो जो अधिनियम बने हैं, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद उसमें कब कब संशोधन हुए इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो है नवीन संशोधन जो 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक CAA लाया गया है, तो क्या था उसके बारे में देखेंगे। उसके अंतर्गत उसमें कौन कौन से प्रावधान थे उनके ऊपर अपन देख लेंगे इसी लेक्चर में। उसके ये भी समझने का प्रयास करेंगे अपन इस वाले लेक्चर में कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का इतना विरोध क्यों हुआ, क्या रीजन थे, ऐसे ऐसे कौन से प्रोविजन उसके अंतर्गत शामिल किए गए थे कि जिनको लेकर लोगों ने इतना विरोध करा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं फिर आज का। तो जैसा कि अपन देख चुके हैं, आज के टॉपिक का नाम क्या है अपना? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। तो आपको पता होगा नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल में किया गया? भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 5 से लेके 11 तक। कौन से? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। कौन सा भाग है? भाग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भारतीय संविधान के भाग 2 में। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता के बारे में तो अब समझ लेते हैं कि नागरिक होते क्या। नागरिक क्या होते हैं? नागरिक किसी देश में निवासरत, किसी देश में निवासरत वे व्यक्ति होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं? वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें उस देश के सभी नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? एक होते हैं अपने नागरिक अधिकार और एक होते हैं अपने राजनीतिक अधिकार। तो नागरिक क्या होते हैं? नागरिक किसी भी देश में निवासरत वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी देश के क्या होते हैं? सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अब नागरिक अधिकार क्या होते हैं? नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उस देश के नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन इसके आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं इसको, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए। उसके बाद जैसे जो भी विधिक बाद में कानून बनाकर जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान में जैसे राजनीतिक अधिकार के अंदर फंडामेंटल राइट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद DPSP जो बाद में कहीं अपन पढ़ेंगे, DPSP को भी अपन नागरिक अधिकार के अंतर्गत क्यों शामिल करते। तो आप इतना समझ लीजिए कि जैसे फंडामेंटल राइट्स, DPSP वगैरह जो अधिकार, ऐसे अधिकार को क्या कहा जाता है? नागरिक अधिकार कहा जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत किसको प्राप्त होंगे? जो भारत के नागरिक होंगे उन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। उसके बाद राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? किसी भी देश के राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, कौन से? व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार।
दूसरा मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार आदि क्या होते हैं। इस टाइप के जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन सभी को जो है राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी जो देश के नागरिक अधिकार और कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये अपनों ने देख लिया कि नागरिक क्या होते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में जो है अभी हाल फिलहाल में एक प्रश्न आने लग गया है कि कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार का होता है। अगर बात करें किसी भी देश में नागरिक के कानूनी आधार पर व्यक्ति के प्रकार, व्यक्ति के प्रकार, तो इसमें आप जो जो टर्मिनोलॉजी समझो कि हाल फिलहाल में अब जो है बहुत विषय में चर्चा रही है और बहुत सारे एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न भी आए हैं कि कानूनी आधार पर जो है कितने टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो किसी भी कानूनी आधार पर जो है किसी भी देश में 4 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। कितने प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं? 4 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक होते हैं, पहले सबसे पहले होते हैं नागरिक। कौन होता है? नागरिक। दूसरे पायदान पे कौन आते हैं? दूसरे पायदान पे आते हैं शरणार्थी। शरणार्थी। तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं? विदेशी नागरिक, विदेशी। और चौथे पे आते हैं राज्य विहीन नागरिक या राज्य विहीन व्यक्ति। नागरिक कहना उचित नहीं होगा, क्या बोलेंगे? राज्य विहीन व्यक्ति। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति किसी भी देश में होते हैं। तो एक एक करके इनके ऊपर देख लेते हैं अपन। तो कौन से, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार का हो सकता है। तो किसी भी कानूनी आधार पर व्यक्ति 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होते हैं अपने नागरिक, दूसरे होते हैं विदेशी व्यक्ति, तीसरे होते हैं शरणार्थी व्यक्ति और चौथे होते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। तो नागरिक के बारे में तो अपनों ने समझ लिया नागरिक होते क्या है। नागरिक होते हैं किसी भी देश में निवासरत वे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पे है शरणार्थी। शरणार्थी से क्या तात्पर्य? शरणार्थी से तात्पर्य क्या है? वो व्यक्ति जो किसी, जैसे मान लो ऐसे समझ लो, शरणार्थी का अपन एक से नॉर्मल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसे अपनों ने अभी हाल फिलहाल में जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने शरणार्थी रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्यास किसके बारे में पढ़ा होगा? रोहिंग्यास। चकमा व्यक्तियों के बारे में पढ़ा होगा, चकमा शरणार्थी। ठीक है। तो ये रोहिंग्या जो लोग थे ये मूलतः कहाँ के निवासी हैं? रोहिंग्यास जो है मूलतः म्यांमार के निवासी। ठीक है। तो म्यांमार में क्या हो गया आपको पता है, सैनिक शासन लग गया अभी। उसके बाद सैनिकों ने जो है ये जो रोहिंग्यास लोग थे इनके ऊपर क्या करा? बहुत अटैक करा। ये जो रोहिंग्यास होते हैं ये लोग जो है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये जो है बुद्धिज्म के विरोधी होते हैं। तो वहाँ पे जो बुद्धिज्म, जैसे म्यांमार को आपको पता होगा, म्यांमार में कौन सा बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो बुद्धिज्म संबंधित जो भी स्थल थे उनके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। किने? इन रोहिंग्यास ने। तो वहाँ की जो है सैनिकों ने क्या करा, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने इनके ऊपर अटैक करवाया। तो ये भागकर कहाँ आ गए? बांग्लादेश वाले रास्ते होते हुए कहाँ आ गए? भारत आ गए। कहाँ आ गए? बांग्लादेश होते हुए भारत आ गए और भारत में क्या रहने लगे? अवैध रूप से रहने लगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थियों की समस्या पूर्वोत्तर में देखने को मिलती है। तो पूर्वोत्तर में क्या है कि जो है चकमा शरणार्थी मूलतः कहाँ के निवासी? ये बांग्लादेश और कहाँ के? ये भी म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर के आसपास निवास करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये भी क्या कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते क्या हुआ, वहां से प्रवासित होकर कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या हो, किसी अन्य देश के नागरिक हो और अवैध रूप से किसमें, किसी दूसरे देश में जो है घुस जाते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? शरणार्थी के नाम से जाना जाता है। जैसे रोहिंग्या हो गए, चकमा हो गए। आते हैं विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक से क्या तात्पर्य? विदेशी नागरिक वे व्यक्ति होते हैं या तो क्या होते हैं, वीजा लेके क्या आते हैं अपने देश में, घूमने की पर्पज से आते हैं। जैसे मान लो कि अपन भी जाते हैं ना जैसे घूमने, हम लोग भी जैसे सिलेक्शन के बाद जैसे सैलरी आएगी, पैसे इकट्ठे करेंगे, उसके बाद यूरोप घूमने जाएंगे। तो उसी टाइप से लोग आते हैं भारत घूमने। तो क्या करते हैं, वीजा लेके आने वाले लोग, तो जो घूमने के पर्पज से आते हैं, बिजनेस करने के पर्पज से आते हैं, तो उन सभी को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? विदेशी व्यक्ति हो जाएंगे।
एक होता है राजविहीन व्यक्ति। क्या होते हैं? राजविहीन व्यक्ति। तो राज्यविहीन व्यक्ति क्या होते हैं? वे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई राज्य नहीं होता है, राज्य नहीं होता है, तो वैसे व्यक्ति राज्यविहीन व्यक्ति हो जाएंगे। जैसे मान लो कि अपनों ने कल से पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया? पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। और जो है पाकिस्तान के लोग भाग के कहाँ चले गए? भाग के समुद्री मार्ग के रास्ते इंडिया आने वाले थे या दूसरे देश में चले गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाने लग गए। तो अफगानिस्तान वाले लोगों ने बोल दिया कि हम तो नहीं घुसने दे रहे हमारे यहाँ। अब ना तो उनका पाकिस्तान रहा और ना अफगानिस्तान में घूमने लायक बचे, तो कैसे व्यक्ति हो गए? ये हो गए, इनका कोई राज्य बचा ही नहीं, तो कैसे हो गए? राज्य विहीन व्यक्ति हो गए। तो अब जैसा कि अपनों ने देखा कि कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार का होता है? कानूनी आधार पर व्यक्ति 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है अपना नागरिक, दूसरा होता है शरणार्थी, तीसरे होते हैं विदेशी व्यक्ति और चौथे होते हैं अपने राज्य विहीन व्यक्ति, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, ये सब देख लिया। अब वापस आ जाते हैं अपन नागरिकता वाले इस पे। तो आपको पता है नागरिकता मतलब कौन से आर्टिकल में अपने मेंशन है? तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक भाग 2 में। ठीक है, अपने भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती? जब अपनों ने संविधान के स्त्रोत नामक लेक्चर पढ़ा था तो उसमें अपनों ने सबसे पहले पढ़ा था ब्रिटेन से कौन से प्रोविजन उठाए गए। तो ब्रिटेन से मैंने आपको बताया था कि भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती? भारत में पाई जाती है इकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता पाई जाती? इकहरी नागरिकता पाई जाती है। तो इकहरी नागरिकता का प्रोविजन कहां से लिया अपनों ने? ये प्रोविजन लिया अपनों ने ब्रिटेन से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में इकहरी कौन सी नागरिकता पाई जाती? तो 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके कि भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती? भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया अपनों ने? इकहरी नागरिकता का प्रावधान अपनों ने लिया ब्रिटेन से। तो इकहरी नागरिकता होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो। जैसे कि आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में क्या है? स्टेट की अलग नागरिकता है और सेंट्रल की अलग नागरिकता देखने को मिलती। किसकी? स्टेट की अलग नागरिकता, स्टेट की नागरिकता अलग और जो है सेंटर की अलग। मतलब कोई भी अमेरिका वाला व्यक्ति, जैसे अमेरिका का एक स्टेट ले लो, कौन सा? जैसे एक अमेरिका में कोई व्यक्ति निवास करता है फिलाडेल्फिया स्टेट में। कौन से स्टेट में निवास करता है? एक स्टेट ले लो, फिलाडेल्फिया स्टेट में कोई व्यक्ति निवास करता है। और देश कौन सा हो जाएगा? ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, अमेरिका में पड़ता। और उस जो निवास करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रामू। क्या नाम है? रामू। तो रामू जो होगा वो कहाँ निवास करता है? अमेरिका का एक राज्य फिलाडेल्फिया, वहां निवास करने वाला व्यक्ति है। तो रामू के पास क्या होगा? रामू के पास फिलाडेल्फिया की नागरिकता भी होगी और किसकी? अमेरिका की नागरिकता भी होगी। क्या कि अमेरिका कहाँ, कौन से देश में निवास करता है रामू? कोई भी पूछेगा कि अमेरिका में निवास करता हूँ, तो अमेरिका की सिटीजनशिप उसके पास होगी। उसके बाद पूछा जाएगा रामू से कि रामू भैया तुम कौन से अमेरिका के कौन से राज्य में निवास करते हो? तो रामू क्या बोलेगा? रामू बोलेगा कि सर मैं फिलाडेल्फिया में निवास करता हूँ, अमेरिका का स्टेट फिलाडेल्फिया में निवास करता हूँ। तो रामू के पास कौन सी नागरिकता होगी? एक तो फिलाडेल्फिया की नागरिकता भी हो जाएगी और एक हो जाएगी सेंटर की नागरिकता या अमेरिका की नागरिकता। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है दोहरी नागरिकता। क्या बोला जाता है? दोहरी नागरिकता। ऐसा प्रावधान अपने भारत में है क्या? भारत में नहीं है। जैसे मान लो कि शामू, रामू का भाई रहता है शामू, शामू रहता है भारत में। कहाँ रहता है शामू? शामू रहता है अपना भारत में। तो भारत के स्टेट में कौन से? एक स्टेट में रहता है जिसका नाम क्या है अपना? मध्य प्रदेश। किस में रहता है? मध्य प्रदेश में रहता है। कौन से स्टेट में रहता है? मध्य प्रदेश में रहता है। उसके बाद देश कौन सा है? भारत। देश कौन सा हो जाएगा? भारत में निवास करता है। तो सबसे रामू ने फोन लगाया भाई किसको? शामू को। रामू कौन? अमेरिका में निवास करने वाला। कि शामू भैया मेरे पास तो फिलाडेल्फिया की भी नागरिकता है और इधर अमेरिका की भी नागरिकता है, क्या आपके यहाँ है ऐसा प्रावधान? रामू ने कहा नहीं भाई, मेरे यहाँ तो नहीं है ऐसा, मेरे पास तो केवल एक नागरिकता है, बस भारत की नागरिकता। किसकी नागरिकता है? भारत की नागरिकता है। अच्छा ऐसा है आपके यहाँ। तो अपन क्या समझे इसमें कि ऐसा
ऐसा देश जहाँ क्या होता है, केवल सेंट्रल की नागरिकता होती है, स्टेट की नागरिकता नहीं होती है, तो उस टाइप की नागरिकता को क्या कहा जाता है, इकहरी नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, तो इकहरी नागरिकता अपन समझ लिए रामू और श्यामू के एग्जाम्पल से। तो श्यामू क्या बोलेगा, हमारे देश में तो इकहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, ये देख लिया अपनों ने कि भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है, इकहरी नागरिकता कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। कौन सा आर्टिकल में पाई जाती है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल वाइज। आर्टिकल वाइज देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया, आर्टिकल 11 में क्या, आर्टिकल 6 में क्या कहा गया, आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, आर्टिकल 8, 9, 10 ऐसे करते हुए अपन 11 तक पढ़ लेते कि एक एक आर्टिकल में क्या कहा गया। तो सबसे पहले आपको आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा कि 26, मैंने जब ये बताया था प्रस्तावना, तब आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को, या अपनों संविधान, जब संविधान सभा में भी बताया तो प्रस्तावना वाले लेक्चर में भी बताया था, जब अपना संविधान बनकर तैयार होता, कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो इस दिन अपनों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो उसी दिन लागू हुए थे। तो ऐसे प्रावधान क्या थे, आर्टिकल 5 उसमें शामिल ऐसा प्रावधान था। ये पूछा जाता है कि संविधान लागू होने समय कौन सा आर्टिकल नागरिकता का लागू, आर्टिकल 5 उस टाइम में लागू हो गया था। तो एक एक करके अपन आर्टिकल 5 के प्रमुख प्रावधानों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन इसके प्रावधानों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन आर्टिकल 5। अरे ये जो सबसे पहले देखते हैं अपन आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5 देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ अपना संविधान, 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। तो जब भारत संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के नागरिक कौन थे, ये प्रावधान करता है कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी के दिन लागू हुआ, कौन सा स्टेट, 1950। तो इसमें प्रावधान की 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, क्या लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे संविधान जो है लागू हुआ, उस टाइम पे भारत के जो है नागरिक कौन होंगे, नागरिक कौन होंगे, ये प्रश्न पूछा संविधान सभा ने। तो आर्टिकल 5 में प्रावधान किया कि उस टाइम पे भारत के नागरिक होंगे जो भारत में क्या कर रहे हो, निवास कर रहे हो, भारत में क्या कर रहे हो, उस टाइम पे संविधान लागू होते समय भारत में निवास कर रहे हो, भारत में निवास कर रहे हो। और जो है क्या, कितनी शर्तों को पूरी करते हो, 3 शर्तों को पूरी करते हो। क्या, सबसे पहले तो क्या है, भारत में निवास कर रहे हो, 3 शर्तों को पूरी करते हो। कौन सा, या तो उनका जन्म भारत में हुआ, जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो। दूसरा, माता पिता में से कोई क्या हो, माता पिता, कौन, माता या जो पिता है, माता या पिता में से किसी का जन्म किस में हुआ, माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ, माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ। और तीसरा कहा गया कि संविधान लागू होने से, संविधान लागू कब हुआ, 1950 से, अर्थात संविधान जब से लागू हुआ, संविधान लागू होने के जो है 5 वर्ष, कितने वर्ष पूर्व से, 5 वर्ष पूर्व से जो क्या कर रहा है, ये भारत में निवास कर रहा है। तो आर्टिकल क्या 5 में क्या प्रावधान किया गया, आर्टिकल 5 में संविधान सभा ने पूछा सबसे पहले किससे, अंबेडकर साहब से, कि ये बताओ अंबेडकर साहब कि भारत में जो नागरिकता अपन डिसाइड करने वाले हैं तो भारत के नागरिक कौन होंगे। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि एक काम करते हैं, आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है हमने, जो है अंबेडकर साहब जवाब दे रहे संविधान सभा कि इसमें कहा हम लोगों ने ये प्रावधान कराया कि जो है भारत में नागरिक होने, कौन कौन नागरिक जो आर्टिकल 5 के अंतर्गत भारत के नागरिक होंगे। तो ऐसे नागरिक जो क्या, सबसे पहले भारत, जिनका जो अभी भारत में क्या कर रहे हो, संविधान लागू हो रहा है उस टाइम पे भारत में निवास कर रहे हो, और निवास तो कर रहे हो, और कितनी शर्तों को पूरे करते हो, लगभग 3 शर्तों को पूरी करते हो। कौन से, या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, क्या, या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ। दूसरा देखेंगे माता या पिता में से क्या हो, माता या पिता में से कोई जो है, माता या पिता क्या हो, जन्म से भारत के नागरिक हो। तीसरा, संविधान लागू होने के कितने 5 वर्ष पूर्व से ले रहा हो इंडिया में, कहां से, 5 वर्ष से, जन्म से भारत के नागरिक कौन, माता पिता वो भारत में जन्मा और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो ये क्या है,
आर्टिकल 5 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। समझ लिया अपना कि क्या है नागरिकता के अंदर भारत का नागरिक कौन होगा। ये मुख्यतः आर्टिकल 5 में कहा गया जो भारत में जन्म हुआ है, जिसके माता पिता में से कोई भारत का निवासी हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से क्या रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो इसके अंतर्गत अपन समझ सकेंगे आर्टिकल 5 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की कि आर्टिकल 6 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 6, आर्टिकल 5 अपनों ने समझ लिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 6 में। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो मान लो कोई भारत का निवासी था, तो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद व्यक्ति कहाँ चले गया, जो है विभाजन हुआ और वहाँ जो है अपना बहुत सारे लोग जो है कहाँ चले गए, पाकिस्तान। पर भाई वहाँ का व्यक्ति हो गया एक कौन सा, एक व्यक्ति था किसका, घनश्याम, घनश्याम को ले लेते हैं। तो घनश्याम का घर पड़ता था पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान में पड़ता था। और घनश्याम को रहना भारत में था। तो जो बॉर्डर का सेपरेशन हुआ तो घनश्याम का घर चले गया पाकिस्तान में। तो घनश्याम को रहना नहीं था। घनश्याम बोलेगे नहीं मैं तो भारत में रहूंगा। तो घनश्याम कहाँ आ गया? भारत में आ गया। तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन किए गए संविधान में। क्या किए गए? सबसे पहले अनुच्छेद 6 में, अर्थात वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आए, इंडिया आए, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान किए। कहाँ से? जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। तो इसके लिए क्या हुआ कि ऐसे डिसाइड कैसे करेंगे कि मतलब अब व्यक्ति जो मान लो कल आया, संविधान लागू होने के बाद कितने, मान लो 5 साल बाद आया, तो कैसे डिसाइड करोगे आपकी क्या प्रोविजन। तो इसमें एक डेट डिसाइड करी है इन्होंने। कौन सी डेट थी? वो डेट थी अपनी 19 जुलाई। ये डेट याद रख लेना, 19 जुलाई 1948। एक डेट डिसाइड करी इन्होंने 19 जुलाई 1948। कौन सी डेट? 19 जुलाई 1948। तो इसके अंतर्गत दो प्रावधान किए गए थे। एक 19 जुलाई 1948 के पूर्व का प्रावधान, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले लौट के आ गए, और वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद लौट के आए। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे? दो प्रावधान किए गए थे। पाकिस्तान से भारत लौट के आए तो एक डेट डिसाइड कर ली। कौन सी डेट? 19 जुलाई 1948। कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति आए और 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए व्यक्ति, ठीक है। तो जो 19 जुलाई 1948 के दिन पहले घनश्याम आ गया। घनश्याम कब आया? 19 जुलाई। तो घनश्याम जो है 19 जुलाई 1948 को आ गया। तो इससे पहले जो व्यक्ति आए हैं, वो जो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आ गए हैं, कहाँ आ गए? भारत में। वो क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद प्रावधान कि नहीं भैया अब घनश्याम आ गया। घनश्याम का एक पड़ोसी था जिसका नाम था लखन। अब लखन मोटिवेट हो गया किससे? घनश्याम से, कि यार घनश्याम भाई तुम चले गए मैं भी आऊंगा। तो अब घनश्याम तो पहले आ गया 19 जुलाई 1948 से। तो लखन आया कब से? 19 जुलाई 1948 के। तो ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, कौन आया? अपना लखन आया। तो उन व्यक्ति को क्या है, 6 माह क्या करना पड़ेगा? भारत में निवास करना पड़ेगा। भारत में क्या करना पड़ेगा? निवास करना पड़ेगा। कितने माह? 6 माह निवास करना पड़ेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए भारत, वो तो भारत के नागरिक समझ लिए जाएंगे। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? 6 माह भारत में निवास करना पड़ेगा। और 6 माह निवास करने के बाद क्या कहलाएंगे? वो भारत के नागरिक कहलाने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये अपनों ने देख लिया कि पाकिस्तान से भारत आए, 19 जुलाई 1948 से पूर्व आए तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। बाद में आए तो 6 माह निवास करना पड़ेगा, उसके बाद ये कहलाएंगे। और आर्टिकल 5 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 5 में कहा गया था भारत के नागरिक कौन होंगे, ये कहा गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 की, अनुच्छेद 7 की। ठीक है। ऐसे व्यक्ति, अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पहले तो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, पर कुछ वहां पे परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी और उन वापस कहाँ? पाकिस्तान गए। यहां से गए, जैसे ऐसे समझो। सबसे पहले ये अपना प्यारा भारत है और ये क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। पर
वापस कहाँ लौट के आ गए? पाकिस्तान गए, थोड़े समय तक रुके और वापस कहाँ लौट के आ गए? इंडिया लौट के आ गए। तो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान गए लेकिन क्या हो, वापस लौट के आ गए, इसमें क्या कहा? ऐसे व्यक्ति, उनके बारे में प्रावधान कर रखा है, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पहले पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए किंतु वापस लौट के आ गए। एग्जाम्पल से समझाओ इसको, एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए कि गदर मूवी देखी आपने, सनी देओल वाली? तो सनी देओल किसको, सकीना को लेने कहाँ गए? अपने पाकिस्तान गए। किसको लेने गए? सकीना को लेने गए। तो कहाँ चले गए? भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब सकीना को लेके वापस थोड़े समय रुके वहां और सकीना को लेके वापस क्या आ गए? भारत आ गए। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं, पहले कहाँ गए? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो ये वाला प्रावधान किसमें कर रखा? आर्टिकल 7 में। अब इनका डिसाइड कैसे करेंगे अपन? तो इनके लिए वही डेट याद रखो आप, 19 जुलाई 1948, वही वाला प्रावधान जो आर्टिकल 6 में पढ़ा था अपनों ने। क्या कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, पहले अगर आ गए तो क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। भारत के नागरिक स्वतः ही क्या बन जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो क्या कहलाएंगे? पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लगभग 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा। कहाँ तक? 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा। 6 माह कैसे डिसाइड करेंगे? 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति आए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगी? एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। किसको? गृह मंत्रालय को। एक प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के बाद क्या करना पड़ेगा? उस प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने भारत में निवास करना पड़ेगा और 6 महीने निवास के बाद वो क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। तो आर्टिकल 7 में क्या प्रावधान किया गया? आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति, क्या प्रावधान किए गए देख लीजिए, कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए किंतु वापस क्या हो गए? लौट कर आ गए, तो उन्हें आर्टिकल 7 में ऐसे प्रावधान किया गया। तो कौन सी डेट? 19 जुलाई 1948 के पहले अगर व्यक्ति आए तो स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाएगा, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति आया तो क्या होगा? उसे प्रार्थना पत्र के बाद लगभग 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा और 6 माह के बाद वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने आर्टिकल 5 पढ़ लिया, आर्टिकल 6 पढ़ लिया, आर्टिकल 7 पढ़ लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। तो आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? आर्टिकल 8 में कहा गया ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, कौन? माता पिता दादा दादी में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। किसी का जन्म क्या हुआ? भारत में हुआ हो। भारत में हुआ हो तो क्या बन सकता है? भारत का नागरिक बन सकता है। दादा दादी, नाना नानी, कुछ भी समझ सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जो है माता पिता, दादा दादी में से किसी का जन्म जो है भारत में हुआ, वो क्या बन सकता है? भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। तो आर्टिकल 8 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 8 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो तो क्या बन सकता है? भारत का नागरिक बन सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। इसके बाद किस में आते हैं? अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में क्या प्रावधान किए गए? तो आर्टिकल 9 में प्रावधान किया गया है भैया कि स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, मान लो जैसे कि क्या, इसमें क्या प्रावधान किया गया? स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या प्रावधान किया गया कि अगर जो है स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहले सलमान नाम का जो व्यक्ति था, कौन सा? सलमान।
तो सलमान रहता था अपने कहाँ पे, इंडिया में रहा करता था। तो सलमान के जो सभी पड़ोसी रिश्तेदार सभी कहाँ चले गए, विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए। तो सलमान ने कहा कि मैं इंडिया में अकेला क्या करूँगा, तो सलमान भी कहाँ चले गया, पाकिस्तान चले गया। सलमान ने कहा कि भैया मैं तो स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर रहा हूँ। तो ठीक है, गृह मंत्रालय ने कहा ठीक है भैया कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 9 के प्रावधान लगाया, और जो है सलमान की जो है नागरिकता यहाँ इंडिया की कौन सी हो गई, रद्द हो गई। सलमान ने क्या करा था, स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली। तो पाकिस्तान की नागरिकता अगर सलमान ने स्वीकार कर ली तो इंडिया की नागरिकता बचेगी क्या, नहीं, क्योंकि सलमान के पास दो दो कंट्रीज की नागरिकता तो नहीं रह सकती ना, पाकिस्तान की भी नहीं, या तो पाकिस्तान की रहेगी या इंडिया की रहेगी। तो अपने आर्टिकल उसने कहा कि मैं तो स्वेच्छा से पाकिस्तान की स्वीकार कर रहा हूँ, तो आप क्या करो, इंडिया की खत्म कर दो मेरी। तो कौन सा प्रोविजन लगाया, आर्टिकल 9 लगाया, और क्या खत्म कर दी, नागरिकता खत्म कर दी, किसकी, सलमान की। तो स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में प्रावधान किया गया। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 10 में, कौन सा आर्टिकल 10 में क्या प्राप्त करें, आर्टिकल 10 में क्या कहा गया, आर्टिकल 10 में संसद चाहे तब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता, संसद चाहे तब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता बनी रह सकती, किसी व्यक्ति की जो है नागरिकता बनी रह सकती है। संसद चाहे तब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता बनी रह सकती है। अगर संसद ने बोल दिया कि फलाने ढिम के आदमी का जो है फलाने आदमी की नागरिकता आज से रद्द हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। कौन से आर्टिकल से हो जाएगी, 10 से। तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कब तक बनी रह सकती है, जब तक कि संसद चाहे। अगर संसद चाहे कि इस व्यक्ति की नागरिकता आज समाप्त करनी है, तो संसद ऐसा एक जो है कानून पारित करके या विधेयक पारित करके उस व्यक्ति की नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो क्या किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कब तक बनी रख सकती है, संसद चाहे तब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता बनी रह सकती है। कौन सा आर्टिकल में प्रावधान कर रखा है, आर्टिकल 10 में ये प्रावधान कर रखा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की, सबसे अंतिम आर्टिकल अपना। कौन सा आर्टिकल बचा, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 बचा अपना। अनुच्छेद 11 में कहा गया नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, नागरिकता के संबंध में विधि निर्मित कर सकती, कौन विधि निर्मित करेगा, विधि निर्मित कर सकती कौन करेगी, संसद। तो नागरिकता के संसद में नागरिकता के संबंध में किसको कानून बनाने की शक्ति, नागरिक संसद को प्राप्त है। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर किसी एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दे कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति राज्यों को भी प्राप्त है, तो बिल्कुल नहीं, राज्यों को प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है, क्योंकि अपने यहाँ जो एकल नागरिकता है, कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो राज्यों को इस प्रकार की विधि बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, नागरिक संसद के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगी, संसद को प्राप्त होगी। कौन सा आर्टिकल में कहा गया, 11 में कहा गया। तो क्या क्या देख लिया अपनों ने, सबसे पहले देखा अपनों ने कि कहां से स्टार्ट करा अपनों ने स्टार्ट करा था आर्टिकल 5 से। देख लेते आर्टिकल 5 से कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो संविधान लागू होने के बाद जो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता या पिता में से कोई भारतीय हो, अगर बात के 5 वर्ष पूर्व से क्या रह रहा हो, भारत निवास कर रहा हो, तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। इसके बाद अपनों ने आर्टिकल 6 में देखा कि जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करके आए तो उनके लिए प्रावधान किया गया। तो क्या कहा गया था, एक डेट डिसाइड करी थी 19 जुलाई 1948। इससे पहले जो व्यक्ति आ गए वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगर इसके बाद आए तो सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, और प्रार्थना पत्र की कितने 6 माह तक किसमें निवास करना पड़ेगा, इंडिया में निवास करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद देखा था अनुच्छेद 7। कौन सा, अनुच्छेद 7 देखा था। अनुच्छेद 7 देखा था कि ऐसे व्यक्ति जो भारत या पाकिस्तान गए किंतु वापस कहाँ लौट कर आ गए, ऐसे व्यक्ति जो भारत से गए पाकिस्तान गए। इसमें अपनों ने जो है शनि देओल वाला एग्जांपल देके समझाया था। ऐसे व्यक्ति जो क्या पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और वापस लौट के आ गए, तो उनके लिए प्रावधान किस में कर रखा है, आर्टिकल 7 में कर रखा है। आर्टिकल 8 में क्या कर रखा है, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता दादा या दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 9 में देखा था स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, संसद हो जाएगी, जो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आर्टिकल 10 में क्या पढ़ा था, तो आर्टिकल 10 में पढ़ा था कि संसद चाहे तो किसी भी व्यक्ति की जो है नागरिकता को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। अगर संसद चाहे तब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता बनी रह सकती है। आर्टिकल 11 में देखा अपनों कि संसद को जो है नागरिकता के संबंध में क्या है, विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है।
तो ये करके एक एक आर्टिकल के ऊपर चर्चा कर ली थी। अब जो आर्टिकल 11 में संसद को जो शक्ति प्राप्त है, कौन सी? विधि बनाने की शक्ति। तो जो विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग करके संसद ने क्या करा, 1955 में नागरिकता विधेयक पारित करा। कौन सा विधेयक पारित करा? नागरिकता। एक मिनट, एक विधेयक पारित करा नागरिकता के लिए। तो अपन क्या करेंगे, उसके प्रावधान के ऊपर पढ़ लेते हैं कि कौन सा जो है विधेयक पारित करा। तो नागरिकता विधेयक पारित करा 1955 में। नागरिकता विधेयक बोलेंगे क्योंकि सबसे पहले इसको संसद में रखा था। कोई भी जो है अधिनियम बनने से पहले विधेयक कहलाता है। विधेयक के बाद जब उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाती है तो या तो वह अधिनियम बन जाता है या क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसके बाद आर्टिकल 11 का प्रयोग करके क्या करा संसद ने, एक 1955 में एक अधिनियम पारित करा। 1955 में नागरिकता अधिनियम, एक अधिनियम पारित करा, नागरिकता अधिनियम 1955। तो अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी जो है भारत में जो नागरिकता की प्रावधान है ना, इसी अधिनियम से चलते हैं। इस अधिनियम में जो है लगातार संशोधन होते गए। जैसे 1955 में संशोधन हुआ, फिर 1985 में हुआ, 1986 में, 2003 में, 2015 में और लास्ट में 2019 में संशोधन हुआ हाल फिलहाल में। तो अलग अलग अमेंडमेंट भी इसमें हुए। तो सबसे पहले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने नॉलेज के पर्पज से ये करा मैं, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किससे डिसाइड होती है? आर्टिकल जो है नागरिकता अधिनियम 1955 से डिसाइड होती है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान है। तो ये क्या करता है, संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले तो आर्टिकल उसमें कहाँ तक की बात कही गई थी, संविधान लागू होने 1950 तक की। डेट भी अपनों ने कहा देखी थी 19 जुलाई 1948 वगैरह देखी थी ना। तो संविधान लागू होने के बाद जो किस व्यक्ति की जो है नागरिकता का अर्जन कैसे कर सकता है, मान लो संविधान, इसमें क्या प्रावधान, इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था लाने का, कि संविधान लागू होने के पश्चात कोई व्यक्ति नागरिकता का क्या कर सकता है, एक कर सकता है अर्जन या जो है समाप्त या समाप्ति। किसी व्यक्ति जो है नागरिकता का अर्जन कैसे कर सकता है, उस व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती, किससे अंतर्गत प्रावधान किए गए, 1955 के अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो जो है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो है समाप्ति किसी भी व्यक्ति के 3 प्रकार से, किसी भी व्यक्ति की जो है नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से हो सकती है। तो कौन कौन से प्रकार है? 3 है। सबसे पहले तो बर्खास्तगी। अगर जो है भारत की संसद चाहे, जैसा आपने आर्टिकल 10 में पढ़ा कि इस व्यक्ति की जो है नागरिकता समाप्ति की जाती, तो एक हो सकता है बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा। दूसरा बर्खास्तगी सॉरी है ना। दूसरा होता है अगर व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। 3 प्रकार से, बर्खास्तगी के द्वारा, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की, और एक होता है वंचित करने के द्वारा। तो ऐसे अपन देखेंगे वंचित के द्वारा, तो अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो है नागरिकता का अर्जन भारत में कितने प्रकार से कर सकता है? इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नागरिकता का अर्जन 5 प्रकारों से कर सकता है। एक तो होता है जन्म से, एक होता है वंश से, एक होता है अपना जन्म से। किस किस तरीके से कर सकता है? एक होता है जन्म से, एक होता है वंश से, एक होता है पंजीकरण से, एक होता है देशीकरण के द्वारा, और एक होता है किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर। तो कितने प्रकारों से अर्जित कर सकता है? 5 प्रकार से। जन्म से, वंश से कर सकता है, जन्म से कर सकता है, वंश से कर सकता है, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और एक क्या हो गई अपनी किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर। तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, जन्म से।
जन्म से, अगर किसी व्यक्ति का जो है भारत में ही जन्म हुआ हो, क्या हो, भारत में ही जन्म हुआ, और क्या हो, माता या पिता में से कोई है जो है एक भारत का क्या हो, निवासी हो, तो उसे क्या बन सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है वंश से। लगभग इसमें थोड़ा माइनर सा ही डिफरेंस है जन्म से और वंश से। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ से हुआ, भारत में हुआ, उसके माता या पिता में से कोई वो भारतीय निवासी हो, तो क्या कर सकता है, भारत में नागरिक बन सकता है। हालांकि इसमें ये प्रावधान है कि माता या पिता में से कोई भी जो है अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी ऐसे समझ लो, मान लो पाकिस्तान की सलमा है, सलमा ने क्या करा, सलमा आई भारत में, अवैध रूप से घुस के भारत में आ गई, और भारत के जो है किशोर नाम के व्यक्ति से उसने शादी कर ली। किस लिए, इस पर्पज से कि उसके बेटे को क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस हिसाब से उसने क्या करा, किशोर नाम के व्यक्ति से अवैध रूप से घुस के आई भारत में नेपाल के रास्ते, और क्या हुआ, तिब्बत से होते हुए नेपाल के रास्ते भारत में घुस गई, और क्या करा, जबरदस्ती जो है किशोर को फंसाया उसने अपने झांसे में, और किशोर से शादी कर ली। क्या अवैध रूप से घुस के आई थी। तो क्या किशोर का जो बच्चा हुआ, किशोर के बालक को जो है नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जो माँ सलमा है वो क्या है, अवैध रूप से घूम कर आई, अवैध रूप से भारत में क्या है, घुस के आई है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति जो है अवैध रूप से प्रवासी, अवैध जो है अवैध रूप से घुसपैठिया नहीं हो, अवैध प्रवासी नहीं हो, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, उस व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये इसमें अपवाद हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हो भारत का नागरिक बन सकता है, ये इसका प्रोविजन हो जाएगा। एक हो जाएगा वंश से, वंश से क्या जा, जैसे मान लो अपने मम्मी पापा हो गए, जो कोई भी व्यक्ति जिसके भारत में उसके मम्मी पापा दादा या दादी में से कोई भारतीय, भारत जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। ये तो नॉर्मल सा प्रोविजन। एक होता है पंजीकरण के द्वारा। क्या होता है पंजीकरण के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश से भारत में आया है या भारत की नागरिकता लेनी है, तो क्या कर सकता है, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब पंजीकरण से कैसे प्राप्त कर सकता है, पंजीकरण करना पड़ेगा सर, पंजीकरण से, पंजीकरण करने से पूर्व उसे लगभग भारत में कितने वर्ष निवास करना पड़ेगा, लगभग 7 वर्ष तक का भारत में निवास कर रहा हो, तभी वो पंजीकरण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे इसमें कुछ प्रोविजन है। सबसे पहले तो क्या है, अवैध रूप से प्रवासी नहीं हो, सलमा वाला एग्जाम्पल देखा था अपनों ने, अवैध प्रवासी क्या हो, न हो। ठीक है, दूसरा इसमें प्रोविजन कर रखा है कि जो है पंजीकरण के 6 वर्ष पूर्व से क्या रह रहा हूं, भारत में रह रहा हूं, 6 वर्ष पूर्व से, और पंजीकरण के बाद 1 वर्ष तक कहाँ रहा हो, भारत में 1 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, पंजीकरण के बाद 1 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, तो क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। तो कौन कौन से प्रावधान है, अवैध प्रवासी नहीं हो, पंजीकरण के कितने 6 वर्ष, जो 7 वर्ष इसको 2 टुकड़ों में 6 + 1 में बांटकर देंगे। 6 वर्ष तो पूर्व से, पंजीकरण के 6 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हूँ। दूसरा, पंजीकरण के कितने 1 वर्ष बाद तक भारत में निवास कर रहा हो, तो क्या बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। अब होता है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा कैसे, जैसे मान लो कोई संगीतज्ञ है या कोई कला में, संगीत कला, संगीत, चित्रकारी वगैरह किसी में अगर कोई व्यक्ति प्रांगण है, तो भारत सरकार क्या कर सकती है, उसको भारत की नागरिकता ऑफर कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे अदनान सामी, हालांकि वो तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। अदनान सामी, मान लो अदनान सामी पाकिस्तान का निवासी है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि भारत ने उसके जो संगीत से प्रभावित होकर क्या, कि संगीत में अच्छा आदमी है, भारत की शोभा बढ़ानी चाहिए, उसको ऑफर कर दी किसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता। तो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिक बन जाएगा कौन, अपने अदनान सामी। तो क्या हो गया, देशीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है। ठीक है, देशीकरण के द्वारा 2 प्रकार से, एक तो क्या हो, कला हो गया, चित्रकारी हो गया, कला चित्रकारी, अगर किसी में भी कोई व्यक्ति जो है प्रांगण है, तो उसे भारत की नागरिकता क्या कर सकती है, संसद ऑफर कर सकती है। ठीक है, देशीकरण के द्वारा। अब एक प्रावधान और देखा था, किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर, किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर, तो किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर कैसे, एक और प्रावधान है कि किसी, मान लो कोई भूभाग है, किसी भूभाग को अगर भारत ऑक्यूपाइड कर ले, अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर ले,
तो वहाँ के जितने भी नागरिक है वो स्वतः ही क्या बन जाएंगे, सम्मिलित कर ले, तो वहाँ के जितने भी नागरिक है जिस क्षेत्र को अपनों ने सम्मिलित करा वही क्या बनेंगे, स्वतः से भारत के जो है स्वतः ही क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। जो भी व्यक्ति वहाँ निवास कर रहे हैं, क्या जो भी व्यक्ति वहाँ निवास कर रहे हैं वो क्या बन जाएंगे, स्वतः। मान लो कोई भूभाग है, जैसे अपनों ने जब स्टेट पढ़ा था, आर्टिकल 1 पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे सिक्किम को जो है 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत क्या हुआ, भारत में मिलाया गया। तो उसमें जो है सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था, तो सिक्किम के जो है 1975 में जैसे ही सिक्किम को भारत ने अपने अंदर मिलाया, तो सिक्किम में मान लो जितने भी लोग निवास कर रहे थे, जो सिक्किम के लोग जो थे जो वहाँ निवास कर रहे थे वो स्वतः ही क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि सिक्किम को अपनों ने अपने अंदर मिला लिया। तो किसी भी क्षेत्र, जो कोई भी भूभाग जो भारत का नहीं है, अगर कालांतर में भारत उस क्षेत्र को अपने अंदर मिला लेता है तो उस देश के जितने भी व्यक्ति स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। तो कितने प्रकार से कर सकता है, नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से कर सकता है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के द्वारा, और एक हमने देखा कि किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर। ये देख लिया। अब देखते हैं कि 5 प्रकार से ग्रहण कर सकता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है भारत में। तो नागरिकता की समाप्ति भारत में कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से किसी भी नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। 3 कौन कौन से प्रकार है, एक देखा था अपनों ने बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी क्या कि अगर जो है भारत सरकार बोल दे कि इस व्यक्ति की नागरिकता आज से समाप्त हो रही है, तो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है, बर्खास्तगी हो जाएगी किसी, ठीक है। उसके बाद अगर बर्खास्तगी के द्वारा, दूसरा होता है अपना स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति, जैसे अपनों ने देखा था किसका एग्जाम्पल, सलमान का एग्जाम्पल लेके अपनों ने समझा था कि जो है व्यक्ति जो है किसी अन्य देश की नागरिकता को जो है स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर लेता है, किससे, स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर लेता है। तो क्या होता है, स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए वंचित के द्वारा, वंचित कैसे कर सकता है, वंचित करने के द्वारा, कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, इसके अंतर्गत 2 प्रावधान की, ऐसा व्यक्ति जो भारत में कितने, भारत से लगभग बाहर 7 वर्ष से कहाँ रह रहा हूँ, भारत से बाहर रह रहा हूँ, भारत से बाहर रह रहा हूँ और भारत में उसकी कोई सूचना ही नहीं है, कोई भी सूचना देकर नहीं गया, जिस देश में वो रह रहा हो तो वहां से भी भारत के बारे में कोई सूचना नहीं कि मैं इस देश का निवासी हूँ, तो जो बिना बताए अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से जो है भारत से बाहर रहता हो तो उस व्यक्ति की जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, मान लो एक्स नाम का व्यक्ति जो है 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा और उसने जो है भारत सरकार को इन्फॉर्म ही नहीं किया, जिस देश में, मान लो दुबई में रह रहा और जो दुबई में भारत के जो दूतावास है उनसे भी उसने कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है, कितने वर्षों से, 7 वर्षों से। तो ऐसे व्यक्ति की जो है नागरिकता से वंचित क्या किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अपनों ने देखा था पंजीकरण के द्वारा, तो मान लो किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण करी और पंजीकरण के जो है शुरू के 5 वर्ष, पंजीकरण करने के शुरू के जितने 5 वर्ष की नागरिकता और 5 वर्ष नागरिक बनने के बाद जो 5 वर्ष, शुरू के जो 5 वर्ष है, 5 वर्षों में ही उसे क्या हो गया, 2 वर्ष का कारावास हो गया, 2 वर्ष का क्या हो गया, कारावास हो गया। 2 वर्ष का कारावास हो गया तो व्यक्ति क्या बन सकता है, व्यक्ति को जो है व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो क्या हो गया, अपनों ने 3 तरीके से देखा, एक बर्खास्तगी के द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, एक अपनों ने देखा कौन सा हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति जो है स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक होती है वंचित के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत से क्या रह रहा हो, बाहर रह रहा हो और भारत में जो है किसी प्रकार का कोई संपर्क उसने स्थापित नहीं किया हो तो क्या रह सकता है, भारत से उसकी नागरिकता से, भारत की नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो है पंजीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति ने नागरिकता ग्रहण करी और अगर व्यक्ति को शुरू के 5 वर्षों में 2 वर्ष की सजा हो गई तो उस व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार अपनों ने नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ा, ठीक है।
अब 1955 तो चल ही रहा था, अब 1955 में भी जो है कई बार संशोधन हुआ है। अब उन तारीखों को देख लेते हैं अब कि कब कब संशोधन हुए हैं। तो 1955 के अधिनियम में संशोधन हुआ है। सबसे पहला संशोधन ही 1955 के अधिनियम में कब कब संशोधन हुए, तो सबसे पहला संशोधन हुआ था 1955 में बना, 2 साल बाद ही संशोधन हो गया 1957 में। इसके बाद संशोधन कब हुआ, इसके बाद हुआ 1960s में। इसके बाद संशोधन कब हुआ, इसके बाद हुआ 1985 में। 1985 में। इसके बाद कब संशोधन हुआ, इसके बाद हुआ 1986 में संशोधन हो गया। 1986 में संशोधन हो गया। इसके बाद कब हुआ, 1992 में। इसके बाद हुआ 1992 में। फिर हुआ अपना कब, 2003 में। फिर कब हुआ, 2015 में। उसके बाद कब हुआ, 2019 में। तो ये ईयर ऐसे हैं जब नागरिकता अधिनियम में क्या क्या किए गए, संशोधन किए गए। तो कुल कितनी बार संशोधन हो गया, अगर ये आपसे कोई प्रश्न पूछे किसी एग्जाम में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। कितनी बार संशोधन हो चुका है अभी तक, 8 बार संशोधन हो चुका है। और 8 बार में सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो सबसे लेटेस्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, कौन सा है, 2019। तो 2019 में क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में देख लेंगे। तो इसके बारे में अगले लेक्चर में देख लेंगे अपन, क्योंकि ये वैसे ही बहुत लेंथी लेक्चर हो गया आपका समथिंग। तो इसके बारे में 2019 का मैं अलग से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। तो नागरिकता के बारे में आपको लगभग जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। आर्टिकल वाइज भी अपनों ने समझ लिया कि कब क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में भी समझ लिया है। ये भी समझ लिया कि इकहरी नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, कौन से देश के संविधान से इसको लिया गया, इन सभी के ऊपर अपनों ने चर्चा कर ली है। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इसके बाद मैं आपको ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अपन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार कैसे अस्तित्व में आए, क्या है, कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत किए, कौन कौन से व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो, किसको नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, विदेशी व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों के ऊपर अपन मंथन करते हुए अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अगले स्टार्ट करेंगे मतलब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं और बस तैयारी करते रहिए, बधाई रहिए पॉलिटी के लेक्चर के साथ। धन्यवाद।